तो बायोम क्या होता है बच्चे? बायोम हमारे लार्ज एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम होता है उनको हम बोलते हैं बायोम। ठीक, अब बात ये आती है कि इनकी बाउंड्री कैसे डिफाइन करेंगे, कितना बड़ा एक बायोम होगा। ठीक है, तो इनकी बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक है, तो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड जो होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं हमारे बायोम्स की बाउंड्री। अब ये एल्टीट्यूड क्या होता है? तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो सी का सरफेस है, सी के सरफेस से जो डिस्टेंस हम नापते हैं उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। और इक्वेटर से जो दूरी नापी जाती है, इक्वेटर, इक्वेटर अगर बात करें, देखिए हमारा ये अर्थ है। ठीक है, तो इसका जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर से हम जो डिस्टेंस नापते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये लैटिट्यूड है। ठीक है, और ये एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड यही क्या करते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं बाउंड्री को बायोम की। ठीक है, आप देखते हैं कैसे कौन कौन से बायोम हमने बनाए हैं और किस बेसिस पर बनाया। देखिए, तो अगर हम बात करें, हमने क्या किया, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जो डिस्टेंस है उसको देखिए कैसे नापा है? 0 to 20 डिग्री लैटिट्यूड है ना, 20 to 40 डिग्री लैटिट्यूड, 40 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये जो आपने यहाँ पर बोला है, ठीक है, कि 0 to 20 डिग्री लैटिट्यूड, 0 to 40 डिग्री लैटिट्यूड, ये क्यों आपने 0 to 20 बोला? क्यों नहीं आपने यहाँ पर 0 to 25 बोल दिया, 0 to 30 बोल देते? तो ये जो हम यहाँ पर मेजर करते हैं बच्चे, ये जो आपने एक पर्टिकुलर एक जो बाउंड्री बना दी अपने अर्थ की, ठीक है, इसको आपने एक एरिया बोल दिया, इसको बोला आप लोगों ने 0 to 20 लैटिट्यूड के, तो आपने बोला ये आपका ये ट्रॉपिकल जोन है। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन है, और ये ट्रॉपिकल जोन आपका क्या है? ये एक बायोम हो गया। ठीक है, हमारा ट्रॉपिकल जोन क्या हो गया? एक बायोम हो गया। इसी तरह जब हम 20 to 40 डिग्री लैटिट्यूड जा रहे हैं तो इतनी जो एरिया कवर हुई है इसको हमने बोल दिया कि हमारा दूसरा बायोम हो गया। ठीक, और इस बायोम को हमने क्या नाम दिया? सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, अब बात ये आती है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करेंगे कि कितनी एरिया तक आपका ट्रॉपिकल बायोम होगा। ठीक है, कितनी एरिया तक आपका सब ट्रॉपिकल जोन होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये जो हम यहां पर लेते हैं बच्चे, ये डिपेंड करता है एवरेज टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पर। ठीक है, तो बायोम की अगर हम बात करें कि कितने दूरी तक का लैटिट्यूड जो डिस्टेंस है उसको आप एक बायोम बोलोगे। ठीक है, और कितने दूरी तक के लैटिट्यूड के तक आप दूसरा बायोम बोलोगे। तो ये डिपेंड करता है किस पर? ये वहां के टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करता है बच्चे। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की बात करें तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? तो रेनफॉल और स्नोफॉल है ना, टोटल को दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक, तो अलग अलग एरिया में कितना टेम्परेचर है और कितना प्रेसिपिटेशन है उसके बेसिस पर हम एक पर्टिकुलर बायोम को डिसाइड करते हैं। यानी आप जब कहीं ना कहीं 0 to 20 डिग्री लैटिट्यूड जाओगे तो यहाँ का जो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है वो एक जैसा होगा, तो ये आपका एक बायोम हो गया। 20 to 40 जाओगे तो यहाँ का टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन एक जैसा होगा, तो ये आपका एक बायोम। वही अपने हम सन की बात करें तो सन कहाँ पर होता है? सन की पोजीशन इक्वेटर पे, देखो ये देखो सन हो गया हमारे इक्वेटर पे। तो जो सनलाइट है वो सनलाइट सबसे ज्यादा कहाँ गिर रही है बताओ? इक्वेटर पे गिर रही है, और जैसे जैसे ऊपर जाते चले जाएंगे तो क्या होगा बताओ? सनलाइट यहाँ पर कम पहुंच रही है, सनलाइट कम पहुंच रही है। ठीक, इसीलिए अब हमें समझ में आया। देखिए, जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर जा रहे हैं मतलब क्या? सन के पास जा रहे हैं। तो पहाड़ों पे चढ़ने से क्या होना चाहिए बताओ? होना तो ऐसा चाहिए कि गर्मी ज़्यादा बढ़नी चाहिए, कि पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं तो गर्मी ज़्यादा बढ़नी चाहिए। लेकिन होता क्या है बताओ? हम जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो ठंडी होती है। क्यों ठंडी क्यों हो रही है बताओ? हम तो सन की तरफ चल रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ठंडी क्यों हो रही है वहाँ पर? क्यों बर्फबारी हो रही है? वहाँ तो गर्मी होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सन है, सन हमारे ऐसे ऊपर नहीं है, उसकी पोजीशन ये इक्वेटर पर है। और अपने इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया कुछ ऐसे ये हो गया। ठीक, तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो मतलब कहाँ जा रहे हैं बताओ? ये हम सन से दूर जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर जितना जा रहे हैं उतना हम सन से दूर जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वो क्या हो रहा है? और ठंडी का एरिया वहाँ पर आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई कहीं ना कहीं इक्वेटर के बारे में बोल दिया। अब इक्वेटर से जितना आप ऊपर चलते चले जाओगे क्या होगा बताओ? देखो, दोनों पोल पर जा रहे हो, आपका नॉर्थ पोल है या आपका साउथ पोल है। तो अगर आप दोनों पोल पर चलते चले जाओगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं ऊपर जाने से क्या होता हो? टेम्परेचर कम होगा, लाइट कम होगी कि नहीं होगी बताओ? हाँ सर, लाइट कम होगी। क्यों? जितना ऊपर चलेंगे, लैटिट्यूड की डिस्टेंस जितना ऊपर चलते चले जाएंगे, क्या होगा? टेम्परेचर कम हो रहा है, लाइट कम हो रहा है। और जब टेम्परेचर और लाइट कम होगा तो बताइए, यहाँ के जो प्लांट है, ठीक है, जो इस रीजन के जो ट्रॉपिकल रीजन की अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा लाइट आ रही है। और जब सबसे ज़्यादा लाइट आ रही है तो यहाँ के जो प्लांट है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। और जहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो जो सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को भी रखेगा अपने पास। ठीक है, तो डाइवर्सिटी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओगे क्या हो रहा है बताओ? लाइट कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। जब लाइट कम हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो डाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी। यानी मैं समझ में आ गया, जब हम ऊपर चलते चले जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे लैटिट्यूड की डिस्टेंस बढ़ेगी आपकी, ऊपर की तरफ चलोगे आप, इक्वेटर से जितना दूर जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ रहा है, इक्वेटर से जितना आप दूर जा रहे हो, क्या हो रहा है? लाइट कम हो रहा है,
टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, सब कुछ कम होता चला जाएगा यहाँ पर। इस चीज़ को भी यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। देखिए जैसे जैसे लैटिट्यूड आपका बढ़ता चला गया, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इक्वेटर से जैसे दूर जा रहे हैं, क्या हो रहा है बताइए, टेम्परेचर कम हो रहा है, रेनफॉल कम हो रहा है, लाइट कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, रेनफॉल सब कुछ यहाँ पर कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी भी यहाँ पर कम होगी, डाइवर्सिटी भी कम होती चली जाएगी जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे, जितना लैटिट्यूड की डिस्टेंस आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमको कुछ बायोम का आइडिया लग गया कि बायोम कितना बड़ा इकोसिस्टम जो है वो बायोम होगा। ठीक, और बायोम की बाउंड्री आपने किससे मेजर की बताओ, आपने इसको बाउंड किया लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड से। ठीक है, इसी तरीके से आपका एल्टीट्यूड भी होगा। बताओ एल्टीट्यूड क्या, सी के सरफेस से जितना दूर चले जाओगे, मतलब ऊपर चले जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो मतलब आप सन से फिर दूर जा रहे हो, तो एल्टीट्यूड में जैसे डिस्टेंस ऊपर बढ़ती चली जाएगी, क्या होगा बताओ सर, जैसे जैसे एल्टीट्यूड की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी फिर से लाइट कम, ठीक है, लाइट कम, टेम्परेचर कम और प्रोडक्टिविटी कम, सारी चीज़ें जो यहाँ पर आपने देखना सब कुछ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाएगा सारी चीज़ें जो है वो कम होती चली जाएंगी, डाइवर्सिटी प्रोडक्टिविटी सब कम होते चला जाएगा आपका। ठीक है, टेम्परेचर में, रेनफॉल में, हर एक जो यहाँ पर आपने जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर की है उन सारे क्वांटिटी में क्या होगा, आपको लैटिट्यूड के अलोंग भी चले जाओगे, ऊपर चलते चले जाओगे तो सेम चेंज देखने को मिलेगा, और एल्टीट्यूड के अलोंग भी जाओगे तो आपको सेम चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, और अपने अगर हम बायोम की बात करें बच्चे, तो किसी भी बायोम को हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहाँ की जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उससे आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे, बताओ क्या होगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक, तो वहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोल दिया, तो मतलब जो भी है वहाँ पर जो भी आपके जो सबसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, ठीक है, वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर डिपेंड करेगा कि उस बायोम को क्या बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ गया कि हमारे ट्रॉपिकल रीजन में हमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो हमारी एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया चूज़ कर लो, कोई भी एरिया ले लो, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया ले लो आप ट्रॉपिकल रीजन में, तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या देखोगे आप, टेम्परेट के कंपेयर में 10 गुना ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, 10 गुना ज़्यादा वेस्कुलर प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, कोई भी डाइवर्सिटी हो में सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिली बताओ, ट्रॉपिकल रीजन में। तो बात ये आती है कि इस ट्रॉपिकल रीजन में क्यों इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, और टेम्परेट के इससे कंपेयर कर रहे हैं तो बताइए कितना, 10 गुना ज़्यादा। ठीक, वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर समझ में आ गया क्या क्या यहाँ पर रीजन होना चाहिए, तो ट्रॉपिकल रीजन है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, बताओ ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा बताओ, सनलाइट ज़्यादा मिलेगी, सनलाइट ज़्यादा मिलेगी तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तो डाइवर्सिटी बढ़नी है, जितना ज़्यादा रिसोर्सेज रहेंगे उतने ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी हमें। तो इसलिए अगर हम बात करें, वही टेम्परेट रीजन देखो यहाँ पर आ रहा है, टेम्परेट रीजन में क्या होगा बताओ, कम सनलाइट पहुँच रही है, कम लाइट सनलाइट पहुँचेगी तो कम प्रोडक्टिविटी, कम प्रोडक्टिविटी तो फिर रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज कम है तो डाइवर्सिटी कम तो होनी है फिर। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसीलिए हमारे जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, इस ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है बच्चे, आपको ज़्यादा डाइवर्सिटी, ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक, और भी कई सारे रीजन है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखो इक्वेटर रीजन पर जो होगा वहाँ पर सीजनल वेरिएशन बहुत कम होंगे। ठीक है, इक्वेटर रीजन पर क्या है, आपके डायरेक्ट सन यहाँ पर यहीं पर आपका, ठीक, तो यहाँ पर सीजनल वेरिएशन आपको कम से कम देखने को मिलेंगे, और सीजनल वेरिएशन कम होंगे यानी यहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा कांस्टेंट है, ज़्यादा कांस्टेंट है तो स्पेसिएशन के लिए क्या चाहिए बताओ, कांस्टेंट एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक, जो कि यहाँ पर आपको फेवरेबल मिल रहा है। ठीक है, वही अगर हम बात करें अपने टेम्परेट रीजन की बात करें, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंट यहाँ पर बर्फबारी चल रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा बताओ, सीजनल वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और वहीं आपके ट्रॉपिकल रीजन में क्या और बताओ, ज़्यादा लंबा कांस्टेंट एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा आपको। तो ये सारी रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चे, कि हमारे ट्रॉपिकल रीजन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन के। ठीक है, यहाँ पर जब सीजनल वेरिएशन कम देखने को मिलेगा आपको, तो उससे क्या होता है, निके स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा आपको, निके स्पेशलाइजेशन होगा, डाइवर्सिटी बढ़ेगी, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके कई सारे रीजन है, हमारी एनसीईआरटी 2-3 रीजन हमारी लिखती है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है रीजन। ठीक, और ये जितने भी रीजन हमने देखे बच्चे, इनको हमारी एनसीईआरटी 3 पॉइंट में बताती है। ठीक है, 3 पॉइंट हमारे कौन कौन से बताती है एनसीईआरटी, देखिए कि अगर हम बात करें अपने टेम्परेट रीजन की बात करें, तो टेम्परेट रीजन में क्या है, कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट है। ठीक है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट है थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बताओ, लेस सीजनल वेरिएशन है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट लेस सीजनल वेरिएशन, और सीजनल वेरिएशन जितना कम होगा उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा उनको स्पेसिएशन का, निके स्पेशलाइजेशन का, डाइवर्सिटी ठीक है ज़्यादा ही हो जाएगी वहाँ पर, इसलिए डाइवर्सिटी ज़्यादा है। और वहीं अगर हम बात करें ड्यू टू द अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट, देखा अब यहाँ पर कांस्टेंट एनवायरनमेंट है, ज़्यादा सीजनल वेरिएशन है, अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट, दे हैव लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम। ठीक है, इनको ज़्यादा इवोल्यूशनरी टाइम मिल रहा है, तो बाकी जो पहले के तो हैं ही है, बाकी और यहाँ पर स्पीसीज ऐड करती चली जा रही है। वैसे यहाँ पर अगर बात करें टेम्परेट रीजन में, तो फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन हो रहा है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो फ्रीक्वेंटली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लंबा इवोल्यूशनरी टाइम नहीं मिल रहा है, ज़्यादा स्पीसीज यहाँ पर आपको देखने को
नहीं मिल रही है, ठीक। और एक जो सबसे बड़ा फैक्टर आपका क्या कि मोर सोलर अवेलेबिलिटी, ठीक है, सनलाइट ज़्यादा आ रही है, सनलाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा रेनफॉल है, ज़्यादा मोर सनलाइट अवेलेबिलिटी, रेनफॉल ज़्यादा है, सनलाइट ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है मतलब रिसोर्सेज ज़्यादा, रिसोर्सेज ज़्यादा तो वो हमें समझ में आ गया कहीं ना कहीं फिर डाइवर्सिटी ज़्यादा होनी है यहाँ पर। और अगर अपने हम सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी के बारे में अगर बात करें बच्चे, तो आपने देखा कहीं ना कहीं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हाई रेनफॉल है। तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो टॉपमोस्ट सॉइल होती है बच्चे ना, जो टॉपमोस्ट सॉइल है उस टॉपमोस्ट सॉइल बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, रेनफॉल हो रही है बहुत ज़्यादा। और रेनफॉल होने की वजह से क्या होगा, जो इसमें जो भी आपके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट हैं, वो क्या होंगे, उनकी लीचिंग हो जाएगी, लीचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और टॉपमोस्ट सॉइल बहकर भी निकल जा रही है आपकी, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, लीचिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। लीचिंग हमने डिस्कस किया डिकम्पोजिशन में, ठीक है। तो लीचिंग की वजह से क्या होगा बताओ, आपके जो टॉपमोस्ट सॉइल है वहाँ पर आपको न्यूट्रिएंट जो है बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसकी जो टॉपमोस्ट सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट पुअर होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट देखने को नहीं मिलेगा। वही अगर हम बात करें अपने टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर बात करें, टेम्परेट रीजन बताओ क्या है, रेनफॉल कम है, और रेनफॉल कम होने की वजह से क्या आ रहा है वहाँ पर बताओ, लीचिंग कम होगी, ठीक है, लीचिंग कम हो रही है यहाँ पर। और लीचिंग कम होगी तो टॉपमोस्ट सॉइल में क्या मिलेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट देखने को मिलेंगे। तो हमारे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की जो टॉपमोस्ट सॉइल होती है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती है एज कम्पेयर टू किसके, हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के टॉपमोस्ट सॉइल के। तो अपने इकोलॉजिकल हायरार्की का बच्चे सबसे जो बड़ा ऑर्डर है, ठीक है, जो है बायोस्फीयर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी बायोस्फीयर क्या होगा हम डिस्कस कर चुके हैं, बायोम से भी बड़ा इकोसिस्टम। तो बायोम कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया बायोम कितना बड़ा इकोसिस्टम होता है, ठीक है। अब बायोस्फीयर क्या होता है बच्चे, तो हमारे अर्थ के सारे लिविंग नॉन लिविंग सब कुछ मिलकर क्या बनाते हैं, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिलके इस अर्थ के क्या बनाते हैं, एक सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं, इकोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर हमने बायोस्फीयर या फिर इकोस्फीयर को, तीन तरह के इकोस्फीयर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में। तो अगर लिथोस्फीयर की बात करें बच्चे, तो लिथोस्फीयर क्या होता है, तो हमारे अर्थ की सरफेस पर, ठीक है, अर्थ की सरफेस मतलब टेरेस्ट्रियल कंडीशन की अगर हम बात करें तो अर्थ की सरफेस पर जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं लिव सब मिलकर क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर बना रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस मतलब टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे जो भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, लिथोस्फीयर। वहीं अगर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर की बात, तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, तो हमारे वाटर, ठीक है, हमारे जो अर्थ है वहाँ जो वाटर है, तो वाटर के अंदर प्रेजेंट सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर बना रहे हैं, ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ वाटर। वहीं हमारे एयर की बात करें तो एयर के अंदर जो भी एयर के जो भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है सारे, ठीक है, एयर के सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिलकर क्या बनाएंगे, एटमॉस्फेयर बनाएंगे, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए बायोस्फीयर के बारे में भी, क्या ये क्या होता है आपका, ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स ऑफ अर्थ कंबाइंड टू फॉर्म बिग इकोसिस्टम। और ये जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर या फिर इकोस्फीयर। और तीन तरह के बायोस्फीयर हमने बात कर ली, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर लिया हमने। तो बच्चे यहाँ पर जो हमने अलग अलग बायोम के बारे में बात किया, ठीक। अगर हम देखें अलग अलग बायोम के अंदर अलग अलग हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक, अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलेंगे आपको। तो बात ये आती है कि क्या फैक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो कि ये डिसाइड करेंगे कि किस हैबिटेट में किस तरह के ऑर्गेनिज्म रहने चाहिए, किस तरह के प्लांट और एनिमल रहने चाहिए। तो अगर हम बात करें किसी भी हैबिटेट के अंदर किस तरह के ऑर्गेनिज्म रहेंगे, उसको अफेक्ट करने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं वो आपके हैं टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। और इनके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि किस तरीके से ये अफेक्ट करते हैं किसी भी हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। केवल ये एबायोटिक फैक्टर अकेले डिसाइड नहीं करेंगे किस तरह का ऑर्गेनिज्म रहना चाहिए किसी हैबिटेट में, उसके साथ साथ कुछ बायोटिक फैक्टर भी हैं जिनके साथ वो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है, वो मैंने आपको इंटरेक्शन में समझाया है, ठीक। कुछ यहाँ पर जो पैथोजन है, पैरासाइट है, उसके प्रीडेटर, कंप्यूटर, ये भी सब डिपेंड करेगा, इन सब पर भी डिपेंड करता है किस तरह के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर किसी एरिया में रहेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमें मेनली यहाँ पर डिस्कस करना है वो इन एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे एबायोटिक फैक्टर हैं किस तरीके से ये डिटरमाइन करते हैं, किस तरीके से ये अफेक्ट करते हैं किसी भी हैबिटेट को। तो हमारे जितने भी एबायोटिक फैक्टर हैं उसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रेलिवेंट, ठीक है, एनवायरमेंटल जो फैक्टर है बच्चे वो आपका है टेम्परेचर, ठीक है। मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट हमारा जो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है वो हमारा क्या है, टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर कैसे वेरी करता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है आपका, तो टेम्परेचर अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इसी तरह एल्टीट्यूड में देखा सेम वही वेरिएशन आपको देखने मिलेगा, जितना सी सरफेस से ऊपर चले जाएंगे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा, ठीक।
अगर हम बात करें अपने इक्वेटर की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही हाई टेम्परेचर है, और अब पोल पर जाएंगे तो टेम्परेचर आपका माइनस में चला जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये टेम्परेचर का वेरिएशन मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है टेम्परेचर अपना इफेक्ट कैसे डालता है किसी ऑर्गेनिज्म पर। तो टेम्परेचर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है वो होता है एंजाइम पर। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी पर इफेक्ट डालकर वो क्या करता है, उस ऑर्गेनिज्म की बेसल मेटाबॉलिज्म को चेंज कर सकता है। ठीक, और एंजाइम पता है हमें प्रोटीन नेचर के होते हैं, और प्रोटीन जैसे ही टेम्परेचर वेरिएशन होगा प्रोटीन उसी हिसाब से क्या डिनेचर कर जाएंगे। एंजाइम डिनेचर कर गया तो क्या होगा, फिर काम नहीं हो पाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है ये अपना इफेक्ट डायरेक्टली नहीं एंजाइम पर डाल रहा है। ठीक, और जिसकी वजह से वो बेसल मेटाबॉलिज्म चेंज कर दे रहा है, उसकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शन चल रहे हैं उनको वो चेंज कर सकता है। और अगर हम बात करें तो हमने क्या किया बच्चे, ऑर्गेनिजम्स को टेम्परेचर की टॉलरेंस के लेवल के हिसाब से कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकता, उसके हिसाब से हमने ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल हम किन्हें बोलते हैं, यूरीथर्मल हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, जिनके अंदर वेल डेवलप्ड हाइपोथैलेमस है, हमारे पास हाइपोथैलेमस है टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हमारा। ठीक, उसी तरह जिनका ज़्यादा डेवलप्ड सिस्टम है वो ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, रेंज को, वाइड रेंज को। ठीक, और वही जो स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म है बच्चे, ये बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज के टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते, तो दे टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। देख रहे हैं, केवल नैरो रेंज के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम नहीं कर सकते हमारे स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। ठीक, और यही जो इनका टेम्परेचर टॉलरेंस है कि कौन ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, कौन ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकता, ज़्यादा मतलब ज़्यादा का मतलब समझो बच्चे, रेंज की भी बात होती है, कम से कम ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो कौन कम से कम कितना कम टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, ये रेंज का मतलब होता है। ठीक है, तो इसी की बेसिस पर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितनी एरिया में कहाँ कहाँ वो पाया जा सकता है। ठीक, अब कोई ऑर्गेनिज्म है जो पोल पर भी मिल रहा है, इक्वेटर पर मिल रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर पा रहा है, तभी दोनों जगह मिल रहा है। तो वही बात है कि उस ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर टॉलरेंस लेवल कितना है, उस पर वो डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, कि इक्वेटर पे मिलेगा, केवल इक्वेटर पे मिलेगा, पोल पे नहीं मिलेगा, कि पोल पे मिलेगा इक्वेटर पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी बोलते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किस किस ज्योग्राफिकल एरिया में पाया जा सकता है वो। तो यही जो टेम्परेचर टॉलरेंस है ऑर्गेनिज्म का, ये डिटरमाइन करता है उनके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, कहाँ कहाँ वो पाए जा सकते हैं। तो इसी बेसिस पर अगर देखें तो हमारी एनसीईआरटी भी कुछ एग्जांपल लिखती है कि जो मैंगोज़ के ट्री हैं वो टेम्परेट कंट्री में ग्रो नहीं कर सकते। स्नो लियोपार्ड आपके केरला रीजन में नहीं पाए जा रहे इंडिया में। ठीक, ट्यूना फिश हैं रेयरली फाउंड बियॉन्ड द इक्वेटर, नहीं पाई जा रही, बियॉन्ड द इक्वेटर नहीं पाई जा रही आपकी ट्यूना फिश। तो ये सब कहीं ना कहीं क्यों रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि वो ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते। इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म, प्लांट या फिर एनिमल कोई भी हो, वो एक नैरो जोग्राफिकल एरिया में ही पाए जा रहे हैं। टेम्परेचर के बाद अगर हम बात करें बच्चे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इकोलॉजिकली रेलिवेंट फैक्टर है आपका, एबायोटिक फैक्टर, वो है वाटर। ठीक है, जो कि डिटरमाइन करेगा किस तरह के ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में रहने चाहिए। ठीक, तो अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल कंडीशन की, तो टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे तो इस पर डिपेंड करता है कि पानी ज़्यादा है कि कम है, उस पर डिपेंड करेगा कौन से ऑर्गेनिज्म रहेंगे नहीं रहेंगे। वही अगर हम बात करें एक्वेटिक कंडीशन की बात करें, वहाँ तो पानी ही पानी है, तो वहाँ पर कैसे पानी का इफेक्ट पड़ता है। तो जो एक्वेटिक कंडीशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पर पानी का अबंडेंस, पानी की स्कैरसिटी, ये सब इंपॉर्टेंस नहीं है। वहाँ पर पानी की क्वालिटी डिपेंड करती है, क्वालिटी ये डिटरमाइन कराती है किस तरह के ऑर्गेनिज्म रहेंगे और किस तरह के ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे। तो अगर हम बात करें बच्चे, हमारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए वाटर की क्वालिटी मैटर करती है। और क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, पानी का जो केमिकल कंपोजिशन है, पीएच है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसकी सैलिनिटी। ठीक है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है किस तरह के ऑर्गेनिज्म किस वाटर में रहेंगे। ठीक, वही, और यही अगर हम बात करें बच्चे पानी की क्वालिटी की बात करें, तो उसके लिए हमारी एनसीईआरटी में कुछ डाटा दे रखे हैं। इधर देखिए, यहाँ पर सैलिनिटी के बारे में दे रखा है। ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन के बारे में बताया गया है कि अगर हम बात करें अपने इनलैंड वाटर की बात करें, ठीक है, ज़मीन का जो पानी है इसकी अगर हम बात करें, तो इनलैंड वाटर के अंदर जो सैलिनिटी होती है, जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है, वो कितना होता है, लेस देन 5 पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, पार्ट्स पर थाउजेंड में मेजर कर रहे हैं हम, और लेस देन 5 पार्ट्स पर थाउजेंड है आपके इनलैंड वाटर की सैलिनिटी, सॉल्ट कंसंट्रेशन सैलिनिटी। और अगर हम बात करें अपने सी वाटर की बात करें, तो सी वाटर की सैलिनिटी कितनी है, 30 to 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, पार्ट्स पर थाउजेंड मतलब सॉल्व ना 100 वाटर मॉलिक्यूल के साथ आप जब सॉल्ट मॉलिक्यूल को देखोगे तो वही है आपकी। ठीक है, दैट इज पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, और वहीं अगर हम देखें अपने हाइपर, कुछ जो हमारे इन सम हाइपर सैलाइन लेग्यूम्स की अगर हम बात करें, तो हाइपर सैलाइन जो लेग्यूम्स होते हैं बच्चे, उनकी जो सैलिनिटी है, वहाँ का जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो कितना है यहाँ पर
मोर देन 100 पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है, याद रखिएगा ये पार्ट्स पर थाउजेंड में है सब, ठीक है। तो मोर देन 100 पार्ट्स पर थाउजेंड आपको सैलिनिटी देखने को मिलेगी कहाँ पर, कुछ हाइपर सैलाइन लेग्यूम्स के अंदर, इन सम हाइपर सैलाइन लेग्यूम्स। तो ये हमारे सैलिनिटी की बात होगी, सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात होगी, अगर अलग अलग जगह पर हमें कैसा देखने को मिल रहा है, ठीक। वहीं अगर हम बात करें बच्चे अपने वाटर की, अगर हम बात करें तो अब ये वाटर टॉलरेंस के हिसाब से देख लिया आप लोगों ने, कहीं ना कहीं सैलिनिटी है, सॉल्ट कंसंट्रेशन, पीएच, केमिकल कंपोजिशन, वो अलग अलग जगह के पानी का अलग अलग है। तो अगर हम सैलिनिटी के रेस्पेक्ट में बात करें कि सॉल्ट कंसंट्रेशन कौन कितना झेल सकता है, ठीक है, तो सैलिनिटी के टॉलरेंस के बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया है, ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, ठीक, यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन। यूरी हेलाइन एनिमल किन को बोलते हैं, यूरी हेलाइन जो ऑर्गेनिज्म है ये कौन है आपके, ये यूरी हेलाइन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक, जैसे आपने टेम्परेचर में देखा अभी, ठीक। उसी तरह स्टेनो हेलाइन किसको बोलोगे, जो कि बहुत ही नैरो रेंज की सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक, एक पर्टिकुलर लेवल से थोड़ा भी आप डेविएट करोगे तो वो फिर वहाँ पर रह नहीं पाएंगे। और ये आपकी यूरी हेलाइन क्या है बताओ, ये वाइड रेंज है, ठीक है, इससे नीचे भी रह लेंगे, इससे ऊपर भी रह लेंगे, ठीक, पर्टिकुलर सॉल्ट कंसंट्रेशन से कम सॉल्ट कंसंट्रेशन है तब भी वो अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, वहाँ पर रह सकते हैं। और एक पर्टिकुलर सॉल्ट कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा भी अगर आप दे रहे हो उनको, तब भी वो क्या करेंगे, वहाँ पर वो मेंटेन रह कर पाएंगे अपने आप को, ठीक है। ये क्यों कर पाते हैं बताओ, ये जो सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन है, सॉल्ट और वाटर की जो कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की जो एबिलिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। सिंपल सी बात है, ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ते हैं हम, हमारे अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कौन सा हमने ऑर्गन बना रखा है, किडनी, ठीक है। तो किडनी के होने की वजह से क्या हो रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है, सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो आपकी यूरी हेलाइन है, जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे, ये वो होंगे जो ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी है इनके पास, ठीक है। चलिए, तो ये हमें समझ में आ गया, टॉलरेंस के बारे में चीज़ें हमने थोड़ी बहुत देख ली। वहीं अगर हम बात करें बच्चे अपने, अगर पानी की बात करें, हमारा जो हाइड्रोस्फीयर है, हम पढ़ कर आए हैं अभी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर। तो हाइड्रोस्फीयर की अगर हम बात करें तो हमारे हाइड्रोस्फीयर में टोटल कितना पानी है, अगर देखें बच्चे टोटल पानी हाइड्रोस्फीयर का कितना है, तो वो है 1.4 बिलियन, ठीक है, किलोमीटर क्यूब, ठीक है, 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर। ये हमारा जो वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है पानी का हमारे टोटल हाइड्रोस्फीयर में, ठीक। और ये जो टोटल पानी है इसका अगर हम देखें तो 97.5% जो वाटर है टोटल का, इस टोटल का 97.5% जो पानी है वो ओशन के अंदर है, ठीक। और ओशन के वाटर को तो हम यूज़ नहीं कर सकते, वो तो हमारे कंजप्शन के लिए होता नहीं है। तो यानी आपको समझ में आएगा, टोटल का 97.5% हम कंज्यूम नहीं कर सकते। तो हमारे यूज़ में कौन सा पानी आ सकता है, फ्रेश पानी कौन सा जो हम यूज़ कर सकते हैं टोटल का, केवल 2.5% जो वाटर होता है ना वो अवेलेबल है एज ए फ्रेश वाटर, जिसको ह्यूमन यूज़ कर सकता है अपने एक्टिविटीज़, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए, अपने ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। फिर भी अगर हम देखें बच्चे तो 1.97% जो वाटर है, 2.5% का 1.97% जो वाटर है आपका, वो कहाँ पर है, वो आइस कैप्स और ग्लेशियर के अंदर है, ठीक है, आइस कैप्स पोलर रीजन में, ठीक, आइस कैप्स और ग्लेशियर रीजन, ग्लेशियर के अंदर है वो आपका, ठीक है, स्टोर्ड है 1.97% वाटर, ठीक, 2.5% का, ठीक है, इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। और इसमें से 0.5% जो वाटर है वो आपका ग्राउंड वाटर है, ठीक है, तो हमारी सप्लाई है ग्राउंड वाटर। और 0.36% जो वाटर है, 2.5% का 0.636% जो वाटर है यहाँ पर, ये आपका लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स, इन सब में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन एक हमने ओवरऑल थोड़ा सा बात कर लिया यहाँ पर, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आने के चांसेस यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन एक आइडिया हमने ले लिया यहाँ पर। और अगर हम लाइट के बारे में बात करें बच्चे, हमारा जो थर्ड एबायोटिक फैक्टर है लाइट, ठीक, लाइट की अगर बात करें हमारे अर्थ पर, तो हमारे अर्थ पे जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का कौन है, लाइट है, सनलाइट। उस सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके हमारे प्लांट क्या करते हैं, केमिकल कम सब्सटेंस फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और उसी ग्लूकोज को फिर हमारे हर्बीवोरस फीड करते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस फीड करते हैं, और इस तरीके से पूरी चेन चल रही है। यानी हमारे अर्थ पर जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो कौन है, सनलाइट है, ठीक। और अगर ये हम बात करें हमारी सनलाइट की, अगर हम बात करें तो टोटल जो सनलाइट हमारे अर्थ पर गिरती है, जो इंसिडेंट हो रही है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। और जो टोटल सनलाइट हमारे अर्थ पर जो आ रही है, इस टोटल सनलाइट का 50% जो पार्ट होता है, ठीक है, केवल वही यूज किया जाता है, वही तुम्हारा फोटोसिंथेसिस करवाने के लायक होता है, ठीक है। और वो कौन सी लाइट होती है, जो कि आपकी 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की लाइट है। तो 400 से 700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है, यही फोटोसिंथेसिस के लिए यूज की जा सकती है। और इस फ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम बोलते हैं
फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पर PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक, तो टोटल सोलर इंसिडेंट हो रहा है उसका केवल 50% पार्ट ही फोटोसिंथेसिस कराने के लायक है, और वो किस रेंज में आता है, 400 to 700 नैनोमीटर के। और अगर हम अपने प्लांट की बात करें तो हमारी इस अर्थ के जो प्लांट है वो इस 50% लाइट में से भी केवल 2 से 10% लाइट ही यूज करते हैं, केवल 2 से 10% लाइट यूज कर रहे हैं इस 50% का। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हमारे पूरे अर्थ का काम, हमारे पूरे अर्थ पे जितने प्लांट हैं इनका काम कितनी लाइट से चल रहा है, तो केवल 2 से 10% लाइट से चल रहा है। किसका, लेकिन इस फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का। अगर आपसे बोल दिया जाए बताओ कि जो टोटल सनलाइट गिर रही है उसका कितना परसेंट यूज कर रहे हैं हमारे अर्थ के प्लांट, तो आप बोलोगे देखो जब 50% का 2 to 10% हो गया तो 100 का क्या होगा, ये 100 का 1 to 5% होगा। देख रहे हो, ठीक है, तो 1 to 5%। टोटल का पूछेगा कितना यूज किया जा रहा है प्लांट के द्वारा, तो कह देना 1 to 5% टोटल का जो गिर रहा है। और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का कितना यूज कर रहे हैं ये, तो इसका 2 से 10% केवल यूज करते हैं हमारे प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए। और बाकी जो 50% जो लाइट है, 50% तो आपकी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होगी, और बाकी जो 50% है इसमें क्या आती है, इसमें बाकी आपके लाइट यहाँ पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज पूरी, ठीक, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स सब पढ़ते हो आप लाइन से, ठीक। तो वही बाकी इसमें आपकी यूवी रेज, कॉस्मिक्स, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड सारी चीज़ें आएंगी आपकी, रेडियो वेव्स वगैरह, ठीक, जो कि आपके फोटोसिंथेटिकली एक्टिव नहीं है। और इसमें में बच्चे अगर यूवी रेज की बात करें तो हर एक जो कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, हमें पता है विजिबल रेंज है ना, यूवी रेज की भी रेंज होगी एक। तो यूवी रेज कौन कितने से कितने रेंज में आ रही है, लगभग आपकी 100 to 400 नैनोमीटर। बहुत ही हाई एनर्जी वाली वेव होती है, जितना वेवलेंथ कम एनर्जी उतनी ज़्यादा हो गई इनकी, ठीक है। तो 100 to 400 नैनोमीटर वाले रेंज के हैं ये। तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें भी हम लोगों ने कई फ्रैक्शन बना लिए, UVC, UVB, UVA। तो UVC किसको बोल रहे हैं, ये मोस्ट लीथल, इसकी 100 to 280 नैनोमीटर की लाइट है ये, है ना। ये कौन सी यूवी रेज है, ये 100 to 280 नैनोमीटर वाली आती है, यानी इनकी एनर्जी और भी ज़्यादा होगी, क्यों, वेवलेंथ और कम होगी तो एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये मोस्ट लीथल, सबसे ज़्यादा डेंजरस है ये, ठीक है। ये बहुत ही लीथल है आपके बॉडी के लिए, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कराएंगे ये, क्यों, क्योंकि बहुत ही हाई एनर्जी वाले हैं ये। वही अगर हम बात करें UVB जो है, यूवी रेस का जो UVB वाला फ्रैक्शन है, ये कितने वेवलेंथ के रेंज में आता है, तो 280 से 320 नैनोमीटर की रेंज में आ रहा है UVB वाला आपका। और अगर हम बात करें, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही हार्मफुल है, ये हार्मफुल इफेक्ट है इसके, तो ये म्यूटेशन करा रहा है, ठीक है, जीरोडर्मा पिगमेंटेशन, स्किन की प्रॉब्लम करा रहा है, स्किन कैंसर्स करा रहा है, मेलानोमा, स्नो ब्लाइंडनेस, ठीक है, कैटरैक्ट, ये सारी चीज़ें आइज के डिसऑर्डर हो गए आपके, ठीक। तो स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट, स्किन कैंसर, जीरोडर्मा पिगमेंटेशन, म्यूटेशन, ये सारी दिक्कतें करा रहा है आपका UVB, ठीक है। हमें याद भी रखना बच्चे, हमारी NCERT भी लिखती है। और ये बात करें UVA की बात करें, देखो यहाँ की कहीं ना कहीं इसकी वेवलेंथ और ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा मतलब एनर्जी कम, तो ये उतना हमारा हार्मफुल नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हमारी दोनों फ्रैक्शन है UVC और UVB के बारे में अगर बात करें तो, ठीक। ये तो बच्चे हमने बात कर लिया कि हमारे लाइट की ज़रूरत क्या है, ठीक है, हमारे अर्थ पर आके लाइट इसका कितना फ्रैक्शन क्या काम कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें इससे रिलेटेड कुछ और टर्म आते हैं आपकी, एक एल्बिडो वैल्यू आपसे पूछा जाता है। एल्बिडो वैल्यू क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जब लाइट किसी भी सरफेस पे जब इंसिडेंट होती है, गिर रही है किसी भी सरफेस पे, गिरने के बाद क्या होगी बताओ, रिफ्लेक्ट होगी। तो कोई भी सरफेस कितना कितना उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, वही उसकी एल्बिडो वैल्यू होती है, ठीक है। तो उस सरफेस की लाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी कितनी है, वही क्या हो जाएगा, वही उस सरफेस की एल्बिडो वैल्यू हो जाएगी। और वो अलग अलग सरफेस की अलग अलग होगी। बताओ, शीशे पे लाइट डालोगे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी, दीवार पे डालोगे कम रिफ्लेक्ट होगी, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। बहुत फिजिक्स जानते हो आप ये सब चीज़ों की। तो एल्बिडो वैल्यू की अगर बात करें तो क्या होती है बताओ, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द सरफेस टू रिफ्लेक्ट द इनकमिंग रेडिएशन। जो इनकमिंग रेडिएशन है कितना उसका रिफ्लेक्ट कर दे रही है वो। तो अगर बात करें फ्रेश स्नो है, एकदम स्नो है ना, बर्फ, बताओ ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक। तो 80% हो गया। फॉरेस्ट की अगर बात करें, बताओ जंगलों में लाइट जाएगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगी ना पूरी, वो तो बहुत कम से कम बाहर निकल कर आएगी, ठीक। तो 5 से 10% केवल इसकी एल्बिडो वैल्यू है, एब्जॉर्ब हो जाएगा सर, अंदर जाएगा तो, ठीक। सैंड की बात करेंगे, सैंड की 20 to 30%, ठीक है। याद नहीं करने की जरूरत है, लेकिन एक हमें आइडिया लग रहा है यहाँ पर एल्बिडो वैल्यू होती क्या है और किस तरीके से वेरी कर रही है, ठीक। वहीं अगर हम लाइट के बारे में बात करें बच्चे, तो मैंने अभी बताया आपको कि हमारी इस अर्थ पर जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, कौन है, सनलाइट है। लेकिन इस सनलाइट की जब बात करोगे ना, और जब ओशन की बात करें, तो ओशन के एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही ये सनलाइट पेनिट्रेट करके जा पाती है, ठीक। एकदम उसके बेनिथ है ना, जो आपका एकदम बॉटम वाला रीजन है, वहाँ तक ये नहीं जा पा रहे।
सनलाइट जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। तो हमारे जो बॉटम पर जो ऑर्गेनिज्म उनको तो पता ही नहीं है सनलाइट नाम की कोई चीज़ होती है। तो बात यहाँ पर ये भी पूछी जाती है आपसे, बताओ कि हमारे जब जो डीप वाटर जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ तक लाइट जब पहुँच ही नहीं रही है और हम कह रहे हैं कि लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उनके लिए कौन है सोर्स ऑफ एनर्जी, उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वो कैसे है वहाँ पर बताओ। तो बोलेंगे सर वहाँ पर जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं, प्लेट्स है ना, प्लेट अर्थ की जो प्लेट है उनकी प्लेट की जो टेक्टोनिक मूवमेंट है उन मूवमेंट की वजह से वहाँ जो हीट जनरेट होती है वो उनके लिए हीट का काम कर रही है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, वहाँ पर कौन रह रहे हैं आपके, यही आर्की बैक्टीरिया रहती है वहाँ पर, मोस्ट प्रिमिटिव जो हमारी बैक्टीरिया है। और अगर हम बात करें लाइट और कैसे कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो आप अभी प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ कर आए हो, क्या पढ़ा था आपने बताओ, फोटो पीरियोडिज्म के बारे में पढ़ा था कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लावरिंग जो है वो लाइट पे डिपेंड करती है, लाइट की ड्यूरेशन पे डिपेंड कर रही है। तो वही बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर क्या हो रहा है, फ्लावरिंग जो है किस पे डिपेंड कर रही है, ऑन द लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला था आपने बताओ, फोटो पीरियोडिज्म। ठीक, तो वो प्लांट जिनके अंदर फ्लावरिंग लाइट की ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है बोलते हैं क्या शो कर रहे हैं, फोटो पीरियोडिज्म। इसी तरह कुछ हमारे एनिमल्स हैं, उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर है लाइट पे डिपेंड कर रहा है, माइग्रेशन शो कर रहे हैं लाइट के हिसाब से। ठीक, तो लाइट इन सब चीज़ों पे भी इफेक्ट डाल रहा है अपना। बात करेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर के बारे में, जो हमारी क्या है, सॉइल। सॉइल क्या होती है, तो सॉइल हमारे बच्चे जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट की अपर मोस्ट लेयर है। ठीक है, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये सॉइल बनती कैसे है, तो पत्थरों के टूटने से, बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक, रॉक की वेदरिंग से सॉइल बनी है आपकी। ठीक है, और रॉक की वेदरिंग कैसे होती है वो मैंने सक्सेशन में थोड़ा वो डिस्कस किया आपसे। देखिए, अगर हम बात करें सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसका कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसमें आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे, वाटर मिलेगा, एयर मिलेगा और ऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे। ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसमें आपको लिविंग नॉन लिविंग सब्सटेंस देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा क्या होगा बताओ, कंपोजिशन हो गया सॉइल का कि इसके अंदर क्या क्या होता है सॉइल में। ठीक, अब हम बात करेंगे कि कहीं ना कहीं बताओ अलग अलग सॉइल पर अलग अलग प्लांट उगते हैं। ठीक है, हर एक सॉइल पर हर एक प्लांट नहीं उग रहा, नहीं ग्रो हो रहा, ऐसा क्यों है, क्योंकि अलग अलग जगह की सॉइल जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल है। अब ये जो सॉइल का नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, क्यों अलग अलग जगह की जो सॉइल है वो क्यों अलग अलग है। तो अगर उस पर हम बात करें बच्चे, तो जो नेचर है एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, ठीक है, किसी भी सॉइल का जो नेचर या फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि जहाँ की वो जो सॉइल है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, उसकी वेदरिंग कैसी हुई है, वेदरिंग उसको तोड़ा कैसे गया है। क्योंकि जब हमारे रॉक की जब वेदरिंग होती है, जो उनको तोड़ा जाता है तो अलग अलग साइज के पार्टिकल बनते हैं। ठीक है, उनको हम सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेट, ग्रेवल, बहुत सारे पार्टिकल अलग साइज के, अलग अलग साइज के पार्टिकल को अलग अलग नाम देते हैं। ठीक, तो उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर किस तरह के पार्टिकल हैं, है ना, बड़े वाले हैं, छोटे पार्टिकल हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो जो नेचर कैसा होगा सॉइल की और किस तरह के प्लांट को ग्रो करा सकती है, किस तरह की वेजिटेशन उस पर हो सकती है। ठीक है, तो ये वेदरिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, सॉइल का नेचर डिपेंड करता है कि सॉइल जो है ट्रांसपोर्टेड है या फिर सेडिमेंट्री है। सेडिमेंट्री का मतलब क्या, कि उसी जगह पर रॉक की वेदरिंग हुई है और वहीं वो सॉइल बनी है। ठीक है, वहीं, या फिर कहीं और सॉइल की वेदरिंग हुई और उस सॉइल जो है उड़कर या फिर बहकर विंड के साथ उड़कर या फिर पानी के साथ बहकर आई है। इस पर भी डिपेंड करता है बच्चे, क्योंकि इससे भी उसका नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये भी एक फैक्टर हो जाएगा, क्या चीज़, कि सॉइल ट्रांसपोर्टेड है, दूसरी जगह से आई है, या फिर सेडिमेंट्री है, वहीं पर उसकी वेदरिंग हुई है, वहीं उस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, और अगर हम बात करें, ये तो हमने देख लिया कि सॉइल का नेचर किस पे डिपेंड करता है, कि नेचर क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ क्या होगी सॉइल की, वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगी। अब उस सॉइल के अंदर किस तरह का वेजिटेशन ग्रो करेगा, किस तरह के ऑर्गेनिज्म उसमें रह सकते हैं, जगह ले सकते हैं, पनप सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी जो चीज़ें वो डिपेंड करती हैं सॉइल के कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। ग्रेन के साइज, अभी मैंने आपको बताया अलग अलग साइज के ग्रेन बनते हैं ड्यूरिंग द वेदरिंग प्रोसेस, तो ग्रेन के साइज पे डिपेंड करते हैं, उनका एग्रीगेशन कैसे हुआ उस पर डिपेंड करता है, किस तरह का वेजिटेशन, किस तरह के ऑर्गेनिज्म उस सॉइल पे आ सकते हैं। ठीक, परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है उस सॉइल की, उस पर डिपेंड करेगा, कितना पानी होल्ड कर सकती है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा किस तरह के प्लांट को ग्रो करा सकती है सॉइल अपने ऊपर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन सब फैक्टर की, अगर हम बात करें सॉइल की कंपोजिशन, ग्रेन साइज और परकुलेशन की एबिलिटी की अगर बात करें, तो हमारी जो बेस्ट सॉइल होती है बच्चे वो लूम सॉइल। ठीक है, लूम सॉइल जो होती है वो बेस्ट सॉइल मानी जाती है। ठीक है, और लूम सॉइल का जब आप कंपोजिशन देखोगे तो इसमें 50% सैंड होते हैं और 50% क्ले या फिर सिल्ट पार्टिकल देखने को मिलेंगे आपको। तो 50% सैंड और 50% क्ले, ये केवल दो तरह के पार्टिकल हैं। अभी मैंने बताया वो ग्रेवेल, ग्रेट, कई सारे और पार्टिकल होते हैं, सैंड, फाइन सैंड।
तो इनमें सैंड और क्ले आपको क्ले या फिर सिल्ट देखने को मिलेगा लूमी सॉइल के अंदर। और इस तरह की कंपोजिशन की वजह से 50% सैंड और 50% क्ले और सिल्ट की कंपोजिशन की वजह से ये जो लूमी सॉइल होती हैं बेस्ट सॉइल मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कंपोजिशन की वजह से बच्चे इस सॉइल के पास, लूमी सॉइल के पास हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगा? ग्रेन के साइज पे। ठीक, वो आपने देख लिया। और हाई एरेशन होते हैं, हाईली एरेटेड सॉइल होती है, ऑक्सीजन एफिलिबिलिटी ज़्यादा होती है इसमें। हाई रूट पेनिट्रेशन, मतलब रूट इजीली ग्रो कर सकता है ऐसी सॉइल में। तो जब सारी कंडीशन आपको फेवरेबल मिल रही है तो इसी सॉइल में क्या होगा? प्लांट सबसे अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि लूमी सॉइल जो हमारी है बेस्ट सॉइल मानी जाती है। ठीक है, और किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म उस सॉइल में मिलेंगे बच्चे? तो वो टोपोग्राफी पे भी डिपेंड करता है, उस सॉइल की टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है? तो जो फिजिकल फीचर है वहाँ का, उस पर भी डिपेंड करेगा आपको। ठीक है, उस जगह का जो अर्थ है, उस जगह की जो अर्थ है उसका फिजिकल फीचर कैसा है? फिजिकल फीचर मतलब क्या? उसका अपीयरेंस कैसा है? वहाँ पर एल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई है? स्लोप कैसा है वहाँ का? ठीक है, स्लोप अगर बहुत ज़्यादा स्लोपी है तो बताओ क्या होगा? पानी टिकेगा ही नहीं, पानी नीचे आ रहा है आपका। ठीक, तो जो पानी, जो कम, ऐसे प्लांट जो कि कम पानी में ग्रो करते हैं, जिनके रूट को ज़्यादा स्टेगनेंट वाटर नहीं चाहिए, वो अच्छे से ग्रो करेंगे वहाँ पर। ये सारी चीज़ें। ठीक है, स्लोप आपका। ठीक, जैसे आप पढ़ते हो जिम्नोस्पर्म के बारे में, स्लोपी एरिया मिल रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि वो रूट उनकी जो है वाटर रेजिस्टेंट उतनी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा जब वाटर, जो स्टेगनेंट वाटर वहाँ पर अगर होगा तो वहाँ पर नहीं ग्रो कर पाएंगे, तो स्लोपी एरिया में ग्रो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें। और किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? तो माउंटेन वैली पे डिपेंड करेगा, माउंटेन चेन पे डिपेंड करेगा। माउंटेन चेन का मतलब क्या? वहाँ पर माउंटेन चेन कैसी है? ठीक, अगर बात हम यहाँ देखिए, मान लो यहाँ पर हाई माउंटेन चेन हो गई। ठीक, फिर अगर जो मानसून वेव आएगी, मानसून वेव क्या होगी आपकी? यहाँ पर टकराएगी और इधर ही बारिश हो गई। इस माउंटेन की दूसरी साइड बारिश होगी नहीं, तो दूसरे साइड कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे यहाँ पर? कैसे प्लांट पाए जाएंगे? जो कम पानी में ग्रो कर सकते हैं वो मिलेंगे, और इधर वाटर रिच वाले मिलेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपकी जो फिजिकल एक्सपोजर है, उस फिजिकल फीचर है वहाँ के अर्थ का, वो डिटरमाइन करता है किस तरह का वेजिटेशन वहाँ पर होगा। ठीक है, दे इन्फ्लुएंस, क्योंकि जो फिजिकल फीचर है क्या इन्फ्लुएंस करेगा? दे इन्फ्लुएंस द क्लाइमेटिक फीचर। ठीक है, लाइक लाइट, विंड, रेनफॉल, इन सबको रेगुलेट करेंगे आपके फिजिकल फीचर। देखा, मैंने बता दिया अभी आपको। ठीक है, हमने सारे एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। अब देखते हैं इस अर्थ पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इन एबायोटिक फैक्टर को कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो टेम्परेचर, सैलिनिटी, वाटर, इन सब चीजों को कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। एनसीईआरटी का ये डायग्राम है। 3 तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं हमें: रेगुलेटर्स, कन्फॉर्मर्स एंड पार्शियल रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स किसे बोलते हैं? ये रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिज्म है बच्चे जो कि अपनी बॉडी की जो स्टेडी स्टेट है, होमियोस्टेसिस है, उसको मेंटेन कर सकते हैं। थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, इन सब की कैपेबिलिटी जिनके पास है उनको हम बोलते हैं रेगुलेटर्स, है ना। तो एक्सटर्नल लेवल कितना भी चेंज हो, देखिए ये एक्सटर्नल लेवल को शो कर रहा है, ये इंटरनल लेवल को शो कर रहा है। तो एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा है लेकिन उनका जो इंटरनल लेवल है, देख रहे हैं, कांस्टेंट है। मतलब वो हर एक कंडीशन में अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं रेगुलेटर्स। और ये अपनी बॉडी की कंडीशन को कांस्टेंट, जिसको हम बोले स्टेडी स्टेट, कैसे मेंटेन कर रहे हैं? तो सर वो मेंटेन कर रहे हैं थ्रू थर्मो रेगुलेशन, थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन, इन सब चीजों से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके, अपनी बॉडी का सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करके, उस तरह से वो अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इनका रेगुलेशन है ये 2 तरीके से हो रहा है। मेनली तो ये फिजियोलॉजिकल कैसे? भाई थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, ठंडी लग रही है तो अपने सिवरिंग करके क्या किया सर? गर्मी प्रोड्यूस कर ली, है ना। गर्मी लग रही है तो स्वेटिंग करके ठंडी प्रोड्यूस कर ली। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं कि फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है इनका। वहीं हम बात करें, कभी-कभी ये बिहेवियरल एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं। जो रेगुलेटर्स हैं कभी-कभी ये बिहेवियरल एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं। जैसे कि जब हमें गर्मी लगती है तो हम क्या कर रहे हैं सर? एसी ऑन कर ले रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये बिहेवियरल अपना रेगुलेशन हुआ। ठीक, वहीं हमें अगर ठंडी लग रही है तो क्या कर रहे हैं सर? हम ब्लोअर चालू कर ले रहे हैं, हीटर चालू कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि बिहेवियरल रेगुलेशन, है ना, बिहेवियरल तरीके से। कभी-कभी ऐसा ह्यूमन कर रहे हैं। तो ये बात हो गई बच्चे रेगुलेटर्स की, जो कि फिजियोलॉजिकल तरीके से अपने बॉडी के कांस्टेंट एनवायरनमेंट कंडीशन को मेंटेन कर सकते हैं थ्रू थर्मो रेगुलेशन, थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरे हमारे कॉन्फॉर्मर्स। क्या है? कॉन्फॉर्मर्स किसे बोलते हैं? तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट नहीं बना सकते।
इनके बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो बाहर के हिसाब से चेंज हो रहा है। देखो एक्सटर्नल कंडीशन जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे इनका इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है। देख रहे हैं जैसे जैसे एक्सटर्नल जैसे जैसे बढ़ रहा है इंटरनल भी इनका बढ़ रहा है। मतलब कि सराउंडिंग के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है, सराउंडिंग के हिसाब से इनकी सैलिनिटी कंट्रोल हो रही है। मतलब ये कांस्टेंट एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर मेंटेन नहीं कर सकते। और 99% ऑफ द एनिमल्स है ना और नियरली ऑल द प्लांट्स वो कन्फॉर्मर है बच्चे, वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने अंदर के कंडीशन को कर रहे हैं, जैसा बाहर है वैसा उनका अंदर का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके थर्ड तरह के जो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे दैट इज पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो इनके पास कुछ अलग ही स्पेशल एबिलिटी है। पहले तो क्या कर रहे हैं, ये अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जैसा कर रहे हैं। मतलब इस शुरुआत में तो क्या करते हैं सर, कन्फॉर्मर के जैसे रह रहे हैं ना, बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो अपने अंदर का टेम्परेचर ही बढ़ा ले रहे हैं। लेकिन जब बाहर का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जाकर और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद से फिर वो रेगुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो अपने बॉडी का एनवायरनमेंट कांस्टेंट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है उससे ज्यादा करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, डेथ हो सकती है उनकी। तो ठीक है, तो शुरुआत में तो क्या कर रहे हैं सर, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जैसा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे अपना टेम्परेचर बढ़ाया बॉडी का। ठीक है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद जाकर उन्होंने क्या किया, अपने बॉडी के इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, रेगुलेट करना स्टार्ट करके। तो इनको हम बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। इनिशियली कन्फॉर्मर के जैसे रह रहे हैं और जब एक्सटर्नल कंडीशन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो गई तो फिर वो सिंपली रेगुलेटर की तरह स्टार्ट हो गए रहना। मतलब इन्होंने अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बना लिया थ्रू थर्मोरेगुलेशन एंड थ्रू ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, ये देखने को जैसे कि ग्राउंड स्पाइरल हो गई, ग्राउंड स्पाइरल के अंदर आपको पार्शियल रेगुलेशन देखने को मिलेगा। तो ये तीन तरीके से अपने आर्थिक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को एबायोटिक फैक्टर को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो रेगुलेटर्स के बारे में क्या देखा, दे आर एबल टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस, मतलब स्टेडी स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं बाय फिजियोलॉजिकल एंड सम टाइम बिहेवियरल, है ना। फिजियोलॉजिकल जैसे सर फिजियोलॉजिकल शिवरिंग कर ली, है ना, स्वेटिंग कर ली, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है। बिहेवियरल एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हैं सर, तो सर अगर ठंडी लग रही है तो हीटर चालू कर लिया, गर्मी लग रही है एसी चालू कर लिया, दिस इज द बिहेवियरल रिस्पांस। ऐसे वो अपनी बॉडी को कांस्टेंट टेंपरेचर मेंटेन करके दे रहे हैं। नेक्स्ट, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, है ना, few लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ये ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, वो रेगुलेटर की तरह रह रहे हैं ना, दे कैन मेंटेन द होमियोस्टेसिस, वो अपनी बॉडी की स्टेडी स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं। और हमने देखा बच्चा हमारे जो मैमल्स हैं, मैमल्स हमें हर एक जगह देखने को मिल रहे हैं, मैमल्स हमें हर एक जगह देखने को मिल रहे हैं। ये हमें डेजर्ट में भी देखने को मिल रहे हैं जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, ये हमें पोलर रीजन में देखने को मिल रहे हैं जहाँ बहुत ज्यादा ठंडी है। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर अपनी बॉडी की कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की एबिलिटी है, रेगुलेटर्स हैं। ये कांस्टेंट बॉडी टेंपरेचर को मेंटेन कर सकते हैं, थर्मो रेगुलेशंस को कर सकते हैं, इसलिए ये हर एक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट में रह पा रहे हैं ये लोग बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस, अपनी स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने की वजह से ऐसा कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, कन्फॉर्मर्स की बात करें तो दे इंक्लूड दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, जो अपनी बॉडी के कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर सकते, उनको हम बोल रहे हैं दे आर कन्फॉर्मर। 99% ऑफ द एनिमल्स ये कन्फॉर्मर है आपके, नियरली ऑल प्लांट्स दे आर कन्फॉर्मर्स। पार्शियल रेगुलेटर के बारे में क्या बोला हमने, देखिए ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एक सर्टेन कंडीशन तक तो एनवायरनमेंट के हिसाब से ही चेंज हो रहा है इनका सब कुछ। ठीक है, और जब देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट का टेंपरेचर बहुत ज्यादा हो गया तो फिर ये रेगुलेटर की तरह काम कर रहे हैं, फिर ये रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिए, है ना बच्चे। तो दे आर कॉल्ड पार्शियल रेगुलेटर से ग्राउंड स्क्वायरल हो गई। तो अभी जब आपने रेगुलेटर्स की बात की बच्चे, तो आपने देखा है थर्मो रेगुलेशन करके, ऑस्मो रेगुलेशन करके हर एक तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये अच्छा काम है क्योंकि हर एक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो फिर ये जो कन्फॉर्मर्स हैं जो कि अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, ये रेगुलेटर्स क्यों नहीं बन गए, इन्होंने रेगुलेशन की मैकेनिज्म सीख क्यों नहीं ली। इतने इवोल्यूशन में इतनी कुछ चेंजेस होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो इन्होंने इस चीज को क्यों नहीं सीख लिया भैया, ये भी रेगुलेटर बन गए, इन्होंने भी अपनी बॉडी के फंक्शन को ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन ये सब करना स्टार्ट कर गया, ऐसा क्यों नहीं कर पाए। तो इसको समझाने के लिए हमारी एनसीईआरटी बहुत अच्छा एग्जांपल लिखते हैं बच्चे कि हमें ठंडी लग रही है तो हीटर चालू कर देंगे तो गर्मी नहीं लगने लगेगी, और अगर हमें गर्मी लग रही है तो अगर एसी चालू कर दें तो हमें ठंडी लगने लगेगी। लेकिन कितने लोग हैं जो एसी खरीद सकते हैं, हमारी बात समझ, कितने लोग हैं कि जो एसी खरीद सकते हैं, हर एक आदमी एसी अफोर्ड नहीं कर सकता। वही यहाँ पर है बच्चे, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी रेगुलेटर की मैकेनिज्म को अफोर्ड नहीं कर सकती। कैसे, तो अगर हम बात करें हमिंग बर्ड की बात करें, छोटी छोटी बर्ड्स हैं ये हमिंग बर्ड, और ये हमिंग बर्ड छोटी बर्ड है, बॉडी का साइज छोटा है, साइज जो है बॉडी की छोटी है, बॉडी का वॉल्यूम कम है, बहुत ही लाइट वेट की है, वॉल्यूम कम है,
और वॉल्यूम कम है लेकिन इनकी जो सरफेस एरिया है, इनकी जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा है। अब ये वॉल्यूम कम है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको समझने के लिए बहुत सिंपल से अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो अगर ह्यूमन की बात करें तो 100 kg वेट हो रहा है, 150 kg वेट हो रहा है पर्सन का, और उस 150 kg 150 kg वेट को किसमें एकोमोडेट कर रखा है? वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्किन जो सरफेस एरिया इसी के अंदर तो भर रखा है ना, उसको हम लोगों ने 150 kg वेट। यहाँ पर बॉडी का वेट ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, सरफेस एरिया कम है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। हमारी भाषा में ये मतलब हुआ इसका, है ना। वही लेकिन इनकी क्या है, इनके बॉडी का वॉल्यूम कम है, लेकिन उस वॉल्यूम कम है लेकिन उसके कंपेयर में उनकी जो सरफेस एरिया है, जो कम वॉल्यूम को एक बड़ी सरफेस एरिया में हम लोगों ने एकोमोडेट कर रखा है ना, बड़े सरफेस एरिया में एकोमोडेट कर रखा है। उसके कंपेयर में उनकी जो सरफेस एरिया है उसके कंपेयर में उनका जो वॉल्यूम है बहुत ही कम है। ये इसका मतलब हुआ कि बॉडी की साइज जितनी ज़्यादा होगी, बॉडी की साइज जितनी ज़्यादा होगी उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, वेट उतना ज़्यादा होगा, और उसके कंपेयर में सरफेस एरिया जो है बॉडी की वो कम होती चली जाएगी। हरी भाषा में ये इसका मतलब होता है। बॉडी की साइज जितनी कम है, और साइज जितनी कम है, वॉल्यूम कम है, बॉडी का वॉल्यूम कम है, और सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया उसकी बॉडी की ज़्यादा है। अब इसका क्या मतलब है सर, वॉल्यूम कम है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? तो अभी जब मैं थर्मो रेगुलेशन के लिए मैं बात करूँ तो हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, सिवरिंग कर रहे हैं, कप-कपी कर रहे हैं, कप-कपी से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और ये हीट प्रोडक्शन, हीट लॉस, हीट गेन, ये सब किस पे डिपेंड करता है? हीट लॉस, हीट गेन, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं सरफेस एरिया पे, ठीक है, सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया जितनी ज्यादा होगी हीट लॉस उतना ही ज्यादा होगा, हीट लॉस उतना ही ज्यादा होगा। तो ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी सरफेस एरिया बॉडी की ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से जब इनकी हीट लॉस की बारी आएगी तो ज्यादा हीट लॉस होगा, जब ये सिवरिंग करेंगे तो ज्यादा हीट लॉस हो रहा है। और ये चाहता जब हीट लॉस हो जाएगा और जब इनको हीट प्रोड्यूस करने की बारी आएगी, हीट प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा? हीट का प्रोडक्शन इनकी सेल पे डिपेंड करेगा, कितना वो रेस्पिरेशन कर रही है उसी के हिसाब से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे वो लोग। और वॉल्यूम तो कम है, वॉल्यूम कम है तो फिर वो इतना ज्यादा हीट लॉस कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम कम होने की वजह से, बॉडी का वेट कम होने की वजह से वो उतना हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अब शायद समझ पा रहे हो इस चीज को, उतना हीट वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये ठंडी एरिया में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो पोलर एरिया में बहुत ही कम हमें ये जो छोटे ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिल रहे वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे उसको। हमारी बात समझ में? इसलिए बच्चे, इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म रेगुलेटर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है थर्मो रेगुलेशन। ये सारी जो चीजें हैं, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और हर एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसको एफर्ट नहीं कर पा रही है। और एक सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट मैंने शायद आपको समझा दिया है ना, कि बॉडी का वेट जितना, बॉडी का वॉल्यूम जितना कम हुआ सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा, वेट जितना कम है सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा है। इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, ये कॉन्फॉर्मर जो है ये इवोल्यूशन के दौरान रेगुलेटर नहीं बन पाए। और अगर एनवायरनमेंट की जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है या फिर केवल एक ही जगह पर है, बाकी सब जगह पर नॉर्मल कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को कैसे बचा रहे हैं, अपने आप को कैसे सर्वाइव करा रहे हैं वो लोग? तो थ्रू माइग्रेशन या फिर सस्पेंशन। क्या शो कर रहे हैं? दे आर शोइंग माइग्रेशन और सस्पेंशन। कब ऐसा हो रहा है? व्हेन द स्ट्रेसफुल कंडीशन आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। या तो स्ट्रेसफुल कंडीशन लोकलाइज्ड है, केवल एक ही जगह पर स्ट्रेसफुल कंडीशन है, बाकी सब जगह नॉर्मल है, या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, फिर वो सही होने वाली है। तो ऐसे कंडीशन में दो तरीके से ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करा रहे हैं, बाय माइग्रेशन या फिर बाय सस्पेंशन। माइग्रेशन कौन शो करते हैं बच्चे? माइग्रेट कौन करते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म करेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे कि हम अपनी बात करें, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ठंडी जगह घूमने चले गए, बहुत ज़्यादा ठंडी है तो गर्मी जगह घूमने चले गए। तो ऐसा कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म भी कर रहे हैं। कुछ बर्ड्स हैं, वो बर्ड क्या कर रही है बच्चे? स्ट्रेसफुल कंडीशन जहाँ पर है वहाँ को छोड़कर दूसरी जगह चली जा रही हैं वो, और जब उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर जब स्ट्रेसफुल कंडीशन जब फिर यूज वहाँ की जब फेवरेबल हो गई वहाँ की कंडीशन, तो दोबारा अपनी जगह पर लौट गए वो लोग। तो इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। दे सिंपली माइग्रेट कर रहे हैं, तो दे मूव टू द मोर हॉस्पिटेबल एरिया, है ना, ज़्यादा हॉस्पिटेबल, ज़्यादा कंफर्टेबल जगह पर चली गई वो, एंड रिटर्न व्हेन द स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। स्ट्रेसफुल पीरियड खत्म हो गया तो दोबारा चले गए। ऐसा हमें क्योलाडो नेशनल पार्क में देखने को मिल रहा है, जो कि भरतपुर में, राजस्थान, इंडिया में ये है क्योलाडो नेशनल पार्क। यहाँ पर हर साल विंटर सीजन में, ठंडी के दिनों में क्या हो रहा है सर? साइबेरियन पक्षी आ रही है। क्यों? क्योंकि उनकी जो लोकल वहाँ की जो कंडीशन है, कैसे सर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो वहाँ से चले गए लोग यहाँ पर ही, और फिर जब कंडीशन नॉर्मल हो रही दोबारा से मूव कर गए अपने ओरिजिनल प्लेस पर। तो ये आपसे अगर पूछा जाए क्योलाडो नेशनल पार्क कहाँ पे, बोलेंगे सब भरतपुर, राजस्थान, है ना। नेक्स्ट है सस्पेंशन। ये सस्पेंशन की मैकेनिज्म कौन शो कर रहे हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म शो करेंगे जो मूव नहीं कर सकते, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते,
तो ये जहाँ पर है वहीं पर दब गए, वहीं पर छुप गए। कैसे छुप रहे हैं? तो बाई हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापोज। तो इनके छुपने का तरीका है, सस्पेंड कर जा रहे हैं वो, है ना। ऐसा आपने जब हमने प्लांट किंगडम पढ़ा वहाँ पर भी देखा आपने, फंजाई है स्ट्रेसफुल कंडीशन में स्पोर बना ले रही है, स्पोर का जर्मिनेशन हो रहा है, फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट कर जा रहे हैं वो। हमारे जो एंजियोस्पर्म में सीड बना रहे हैं, और सीड क्या है सर, डोरमेंट स्टेज में पड़ी रहती है, पूरा मेटाबॉलिज्म उन्होंने अपना डाउन करके रखा हुआ है। उसको जब यूजफुल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन आ रही है, फेवरेबल कंडीशन में सीड जर्मिनेट कर जा रही है, जर्मिनेट करके उससे प्लांट बन जा रहा है। तो ये सब क्या है सर, ये सस्पेंशन की मैकेनिज्म है, अपने आप को सस्पेंड कर दिया, अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर दिया, रोक दिया, डोरमेंट की स्टेज में चले जाना। एंडोस्पोर फॉर्मेशन आप पढ़ा आपने बैक्टीरिया में, तो ये सब क्या है सर, सस्पेंशन ही है सब। फेवरेबल कंडीशन आएगी तो दोबारा जर्मिनेट कर जाएंगे। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, मतलब ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी, उससे बचने के लिए वो हाइबरनेशन में चले गए, जैसे पोलर बियर सो कर रहे हैं। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन बोलते हैं समर स्लीप, बहुत ज़्यादा हीट डेसिकेशन से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए वो एस्टिवेशन में जा रहे हैं, समर स्लीप बोल रहे हैं वो। कुछ फिशेज हमारी स्नेल्स, ये लोग सो कर रहे हैं बच्चे, एस्टिवेशन। डायापोज, डायापोज भी, ये भी एक सस्पेंडेड डेवलपमेंटल स्टेज है ना, ये भी एक स्टेज है। डायापोज क्या है, इट इज आल्सो अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। सस्पेंडेड डेवलपमेंट मतलब सारी ग्रोथ जो उन्होंने सस्पेंड कर दिया, डेवलपमेंट डोरमेंसी की स्टेज में चले जाना। कौन सो करना है, तो ये हमारे जूप्लैंक्टन स्पीसीज, कौन सो करेंगे, जूप्लैंक्टन स्पीसीज। Under the unfavorable condition, many zooplankton species in lakes and ponds, they enter a diapause. They enter diapause. Diapause मतलब क्या हुआ, stage of suspended development, stage of suspended development, है ना। डोरमेंसी वाली कंडीशन समझिए आप, तो वैसा ही लोग शो कर रहे हैं अपना। तो ये जो सस्पेंशन के बारे में देखा, ये कौन शो करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं, जो माइग्रेटरी हैबिट वाले नहीं है, वो सस्पेंशन शो कर रहे हैं। जो माइग्रेशन वाली हैबिट वाले हैं, जो जा सकते हैं, माइग्रेशन शो करेंगे। अपने आप को एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कराने के लिए, वहाँ तो रह सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, जिंदा रह सकें, इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर अलग अलग तरह के मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल चेंजेस कर रहे हैं, ताकि बस वो उस एनवायरमेंट में रह सकें, सर्वाइव कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें। और ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो उनकी एबिलिटी है अपने अंदर जो चेंजेस लाने की, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल जो चेंजेस ला रहे हैं, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रह पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं बच्चे एडाप्टेशन। तो बोल रहे हैं इसको हम एडाप्टेशन। तो एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, दैट इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, जो इसके लिए उस ऑर्गेनिज्म को एबल बना रहा है, उस चेंज को हम बोल रहे हैं एडाप्टेशन। तो अभी हमने देखा, कोई ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाकर अपने आप को सर्वाइव कराएगा, कोई ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाएगा, कोई बिहेवियरल चेंजेस के थ्रू अपने आप को सर्वाइव करा पा रहा है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील, क्या कर रहे हैं लोग, दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट, जिसको हम ब्लबर बोल रहे हैं, बिलो द स्किन, इनके स्किन के नीचे ये ब्लबर की लेयर है। क्या कर रही है फिर थिक लेयर ऑफ फैट, क्या काम कर रहा है, हमें पता है जो फैट है सर, ये फैट इंसुलेटर की तरह काम करता है। और इंसुलेटर है तो क्या करेगा सर, उनकी बॉडी से हीट लॉस जो है ना, हीट लॉस, बॉडी की जो हीट लॉस है उसको रिड्यूस कर देगा। तो इस तरह से अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं उस ठंडे एनवायरनमेंट में, ठंडे एक्वेटिक कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, कैसे, इस ब्लबर की लेयर की वजह से, थिक लेयर ऑफ फैट की वजह से बिलो द स्किन। तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये एक तरह का इनका फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है, दिस इज अ फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट या फिर एडाप्टेशन जिसको हम बोल रहे हैं बच्चे, ये एक तरह का उनका फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, रिप्रोड्यूस कराने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। उसी तरह कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं सर, मैनी डेजर्ट प्लांट, दे हैव थिक क्यूटिकल, है ना, उनकी जो लीफ है, लीफ की सरफेस पे थिक क्यूटिकल है। इंस्ट्रोमेटा उनकी डीपली सीटेड है, डीपली सीटेड इंस्ट्रोमेटा, इसको बोलते हैं सनकेन इंस्ट्रोमेटा। और तो और उन्होंने सीएम पाथवे, फोटोसिंथेसिस के लिए सीएम पाथवे भी तैयार कर दिया, सब पढ़ा है आपने, ठीक है। तो ये जो इनका एडाप्टेशन है, ये जो इनका एडाप्टेशन है अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, सब क्यों किया गया, ताकि पानी का लॉस कम हो। डेजर्ट प्लांट है, पानी की बहुत दिक्कत है, तो पानी का लॉस कम करने के लिए उन्होंने ये सब चेंजेस किए। और ये जो इनका एडाप्टेशन है, किस तरह का एडाप्टेशन है, इट इज अ फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, ये भी इनका एक तरह का फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है, अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, अपनी सर्वाइवल को मेंटेन रखने के लिए। उसी तरह हमारे कुछ डेजर्ट प्लांट है, जैसे कि ओपुंसिया हो गया, इसमें लीव्स ही नहीं है, दे हैव नो लीव्स, इनकी लीफ मॉडिफाई हो चुकी है स्पाइन्स में, दे लीफ हैज बीन मॉडिफाइड इनटू स्पाइन टू रिड्यूस वाटर लॉस, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए लीव जो है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक। और इनकी फोटोसिंथेसिस कहाँ से हो रहा है, तो इनकी जो स्टेम है, इनकी स्टेम इनकी फ्लैट हो गई बच्चे, इनकी स्टेम फ्लैट हो गई है और वो फोटोसिंथेसिस कर रही है। इसी को आपने पता है फिलोक्लेट कंडीशन है, फिलोक्लेट बोलते हैं ना, फिलोक्लेट की स्टेम मॉडिफाई हो चुकी है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में,
फोटोसिंथेसिस कराने के लिए इसको बोलते हैं बच्चे फिलोक्लेट कंडीशन है। तो ये सब देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? ताकि वो जिंदा रह सकें, सर्वाइव कर सकें उस कम वाटर वाली कंडीशन में भी। और ये जो इनका एडाप्टेशन है, जो चेंज इन्होंने किया है, एडाप्टेशन कैसा है सर? इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एडजस्टमेंट। कैसा है ये? इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एडजस्टमेंट, इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। अगर बात करें उसे डेजर्ट लिज़ार्ड की, ये क्या कर रहे हैं? दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेंपरेचर ड्रॉप बिलो द कंफर्ट जोन। जब उनकी बॉडी का टेंपरेचर डाउन हो जाता है तो सिंपली जाके सनलाइट के अंदर वही लेट जा रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, बॉडी का टेंपरेचर इंक्रीज कर जा रहा है। और जब उनके एम्बिएंट का टेंपरेचर बढ़ रहा है तब क्या कर रहे हैं? व्हेन द टेंपरेचर इंक्रीजिंग दे मूव इनटू से छांव में चले जा रहे हैं जब टेंपरेचर बढ़ रहा है तो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट नहीं है, इनके पास शिवरिंग और स्वेटिंग वाली कंडीशन नहीं कर सकते लोग, है ना? उस तरह का चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, यानी फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट इनके पास नहीं है। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल एडजस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं बच्चे बिहेवियरल एडजस्टमेंट। बिहेवियरल एडजस्टमेंट और एडाप्टेशन, इसको हम बोलते हैं बिहेवियरल एडाप्टेशन। ठीक है? तो हमारे डेजर्ट लिज़ार्ड के अंदर बिहेवियरल एडाप्टेशन करके ये अपने आप को सर्वाइव करा रहे हैं, अपने आप को जिंदा रख रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। उसी तरह अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा जाए कि वो बरो बनाकर सॉइल के अंदर जाकर रह रहा है, ये क्या है? इट इज ऑल्सो अ बिहेवियरल एडाप्टेशन, इसको हम बोलेंगे बिहेवियरल एडाप्टेशन। एक और बच्चे स्पेशल तरह के एडाप्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम पहाड़ों पे घूमने के लिए जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे घूमने के लिए जा रहे हैं, तो क्या क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पर? सर नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है सर, है ना? हार्ट पाल्पिटेशन हो रहा है सर, फैटिग, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें दिक्कत आने आ रही है। ठीक है? इसी को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या बोल रहे हैं इसको? एल्टीट्यूड सिकनेस। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम देखें तो वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, ऑक्सीजन का प्रेशर लो है, सारी चीज़ें लो है। तो हमारी बॉडी को ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। पता है हमें हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग होती है वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। पता है आपको? पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। और हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लो हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया तो हर एक गैस का प्रेशर कम हो गया, यानी ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ वो कम हो गई। अब हीमोग्लोबिन प्रॉपर ऑक्सीजन को बाइंड करके बॉडी में सर्कुलेट नहीं करा पा रहा है तो बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जा रही है, कमी आ रही है, उसकी वजह से सब दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर जब रहना स्टार्ट कर जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? आपको सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं आपकी। आप जैसे वहाँ पर जा रहे हो तो आपको दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं पहले से उनको तो ये दिक्कत नहीं है और आपकी भी दिक्कत धीरे धीरे सही हो जाती है। हमारी बॉडी ने क्या किया ऐसा कि धीरे धीरे दिक्कतें सही हो गई, तो हमारी बॉडी क्या करती है सर? आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देती है। देखती है अच्छा हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो गई है तो आरबीसी का नंबर बढ़ा दो, आरबीसी का नंबर बढ़ा दो तो हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ जाएगा। तो एक हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, लेकिन हीमोग्लोबिन का नंबर ही बहुत ज़्यादा कर दिया हमने, और हीमोग्लोबिन का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक हीमोग्लोबिन भले से कम ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, लेकिन इतने ज़्यादा जब हीमोग्लोबिन हो जाएंगे तो फिर वो बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना सप्लाई मिल जाएगी बॉडी को। तो ये जो स्लोली ग्रेजुअल बॉडी का जो एडजस्टमेंट है, जो ग्रेजुअल बॉडी का एडजस्टमेंट है ना, जिसकी वजह से आदमी धीरे धीरे वहाँ के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पा रहा है, इसे हम बोलते हैं बच्चे एक्लिमेटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्लिमेटाइजेशन। ये क्या है? इट इज द ग्रेजुअल फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, ग्रेजुअल फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ बॉडी, है ना? ग्रेजुअल फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है बॉडी का, इसको हम बोल रहे हैं एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है? और इसकी वजह से हम वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। और अगर ये एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हुई सर, बहुत ही कम ऑक्सीजन रहा तो क्या होगा? वहाँ से भागना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा, डेथ हो जाएगी वहाँ पर तो फिर। तो ये केवल एक पर्टिकुलर रेंज तक काम कर रहा है। जब एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा एडवर्स हो जाएगी तो फिर वहाँ से उस ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है सर? वहाँ से ऑर्गेनिज्म वो माइग्रेट कर जाएगा, सस्पेंड कर जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और हमारी बॉडी का जो ग्रेजुअल फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्लिमेटाइजेशन। क्या बोल रहे हैं इसको? एक्लिमेटाइजेशन। याद आएगा? इफ वी गो टू हाई एल्टीट्यूड वी एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस, नोजिया, फैटिग, हार्ट पाल्पिटेशन, ये सब मिल रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? बॉडी डू नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन, नहीं मिल रहा उसको, तो बॉडी कैसे कंपेंसेट कर रही है इसको? फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स को देखने को मिलेगा आपको बाई इंक्रीजिंग आरबीसी, डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट बढ़ा दिया है। आरबीसी का नंबर बढ़ाने के साथ साथ और क्या है सर? ब्रीदिंग रेट बढ़ा दी, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें, ये जो यहाँ पर हुआ है ना बच्चे, ये तो हमारा फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है। ये तो क्या है? फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है। लेकिन कैसा है ये फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट? कैसा किया हम लोगों ने? जो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है कैसा हुआ सर? ग्रेजुअली धीरे धीरे बॉडी ने इसको अडाप्ट किया वहाँ पर, है ना? इसलिए शुरुआत में दिक्कत हो रही, फिर धीरे धीरे सही हो गई। और
और यही जो ग्रेजुअल फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है इसी को हम बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन बोल रहे हैं इसको, ठीक है। एक्लिमेटाइजेशन के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे। जैसे कि अगर हम बात करें अंटार्कटिक रीजन में रहने वाली जो फिशेस हैं उनके अंदर क्या है सर, कुछ ये एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। दे हैव एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन कंपाउंड जो कि उस ठंडे एनवायरनमेंट में भी जिंदा रख रही है ना, टू रिमेन एक्टिव। ये क्या है सर, ये एक तरह का फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है इनका। इट इज अ फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, एडाप्टेशन ऑफ दिस फिशेस। उसी तरह अगर हम बात करें जो हमारे जेरोफाइट्स हैं, जेरोफाइट्स जो प्लांट हैं उनकी सेल के अंदर वो लोग प्रोलीन एक्युमुलेट कर रहे हैं ना। जेरोफाइट्स दे एक्युमुलेट प्रोलीन इन द सेल। और ये प्रोलीन क्या कर रहा है, ये प्रोलीन उनके अंदर ऑस्मोटिक और वाटर पोटेंशियल को मेंटेन कर रहा है। उनकी लीफ में क्या मेंटेन कर रहा है, इट मेंटेन द ऑस्मोटिक एंड वाटर पोटेंशियल इन देयर लीव्स। ये भी क्या है, एक तरह का फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है इनका। इट इज अ फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, एडाप्टेशन ऑफ द जेरोफाइट्स। ठीक है सब, ये एक्लिमेटाइजेशन के हमारे एग्जांपल है यहाँ पर। उसी तरह अगर हम बात करें ये हिट्स ऑफ प्रोटीन जिसको चैपेरोलिन बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा है सर, ये जो हिट्स ऑफ प्रोटीन होती है इट हेल्प्स अदर प्रोटीन टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड अवॉइड डीनेचुरेशन। तो जो हिट्स ऑफ प्रोटीन है ये बाकी जो प्रोटीन है उनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में उन्हें हेल्प कर रही है एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर डेजर्ट एरिया में जो प्लांट रह रहे हैं उनके अंदर ये चैपेरोलिन देखने को मिलेगा आपको। तो ये चैपेरोलिन प्रोटीन के क्या कर रहा है, उनकी बाकी जो प्रोटीन है उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा है हाई टेम्परेचर से। तो ये भी क्या एक तरह का उनका फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है। इट इज आल्सो ए फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, एडाप्टेशन, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कंगारू रेट की, तो कंगारू रेट कहाँ रह रहे हैं लोग, डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं जहाँ पानी की कमी है। पानी कमी तो क्या है सर, इनको एक तो ये पानी नहीं मिल रहा पीने को, तो पानी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो रही है इनकी, थ्रू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। ये लोग इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और इस फैट ऑक्सीडेशन के दौरान वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। वाटर जो है ये बाई प्रोडक्ट की तरह प्रोड्यूस हो रहा है और इससे इनका क्या हो रहा है सर, इस वाटर से इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। एक्सक्रीशन में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था ये सारी चीजें। और क्या कर रहे हैं लोग, दे हैव एबिलिटी टू कंसंट्रेट इट्स यूरिन, यूरिन भी हाईली कंसंट्रेटेड पास कर रहे हैं जिसकी वजह से इनकी यूरिनेशन के थ्रू एक्सक्रीटरी मटेरियल के थ्रू भी वाटर का लॉस ना हो। यहाँ पर वाटर का लॉस कम कर दिया इन्होंने और उसके साथ साथ ब्रीदिंग रेट वाली बात मैंने बताई थी, स्लो कर दी ब्रीदिंग रेट और इनके पास प्रॉपर मैकेनिज्म पाई जा रही है, हाई वेस्कुलरिटी नेजल एरिया मिल रहा है जिससे कि क्या हो रहा है सर, वो जब एयर आ रही है टकरा रही है, टकरा कर ड्राई एयर पास कर रहे हैं, पासेस ड्राई एयर। ड्राई एयर क्यों, क्योंकि जो एयर टकरा रही है इनके नेजल पासेस चैम्बर के अंदर, नेजल चैम्बर के अंदर जो एयर टकरा रही है आकर इनकी नेजल वॉल से, वहां से भी सर हाई ब्लड कैपिलरीज लगा रखी हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले रही है, तो ड्राई एयर पास कर रहे हैं, है ना। तो एक्सलेशन के दौरान भी जो एयर पास करें ड्राई एयर है उसमें भी मॉइस्चर नहीं निकल रहा है इनका। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया सर, ये सब इनके क्या है, दिस ऑल आर फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। इनका सब फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया बच्चे, ये सारे ग्रेजुअल फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन के सारे ना, दे आर ऑल ग्रेजुअल फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन।